गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया। मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में राजनीति विज्ञान का अध्ययन है वो करवा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, आपका जो अध्याय है जातिवाद और सांप्रदायिकता चल रहा है। कल हमने सांप्रदायिकता के दुष्परिणामों के बारे में, सांप्रदायिकता के कारणों के बारे में पढ़ा था। पॉइंट नंबर 8 और 9 इसका हम दोबारा अध्ययन करने के बाद आज हम सांप्रदायिकता के परिणामों पर गौर करेंगे। तो 8 बिंदु है वोट बैंक की राजनीति। कुछ राजनीतिक दल क्या होती है, किसी विशेष समूह, किसी विशेष वर्ग, किसी अल्पसंख्यक समूह, जाति को, धर्म को अपना वोट बनवाने के लिए, अपना वोट बैंक के रूप में उसे परिवर्तित करने के लिए उसकी सभी गलत, सही, गलत, अच्छी, बुरी सभी कदमों का उनका समर्थन करते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है बच्चों, जो दूसरे राजनीतिक दल है वो भी दूसरे वर्गों को, दूसरी जातियों को, दूसरे धर्मों को, दूसरे अल्पसंख्यक वर्गों को अपना समर्थन देते हैं। इस प्रकार बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यकवाद के बीच गहरा तनाव पैदा हो जाता है। इस प्रकार का तनाव है उसको बढ़ावा मिलता है। फिर जो दूसरे दल होंगे वो बहुसंख्यकों को अपना वोट बैंक बनाने का प्रयास करते हैं। वोट बैंक की राजनीति के कारण, जब वोट बैंक की राजनीति होती है तो राजनीति के कारण जब वर्ग विशेष को अन्य की उपेक्षा कुछ विशेष अधिकार दिया जाता है, तो वोट बैंक की राजनीति के कारण जब वर्ग विशेष को, एक धर्म विशेष को अन्य की उपेक्षा ज़्यादा अधिकार, ज़्यादा सुविधाएं दी जाती है, तो इससे समाज में तनाव पैदा होता है, तो इससे समाज में अलगाव पैदा होता है और अलगाव के कारण समाज में तनाव पैदा होता है और जिसकी परिणति दंगों के रूप में सामने आती है, जिसकी परिणति है वो दंगों के रूप में होती है। हमारा 9वां बिंदु था विदेशी धन। जैसे आपको पता है कि खाड़ी देशों में कच्चे तेल के उत्पादन के कारण खाड़ी देशों के पास बड़ी मात्रा में धन है वो कई स्रोतों से भारत आता है। वैसे तो इस धन का उपयोग है शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं के लिए होना चाहिए, लेकिन यह विदेशी धन, विशेषकर खाड़ी देशों से आने वाला जो धन है, जो पैसा है, जो रुपया है, उसका प्रयोग है वो उनके शैक्षणिक, उनके आर्थिक विकास पर खर्च न होकर सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए खर्च किया जाता है। जैसा कि बच्चों मैंने आपको कल भी बताया था कि तमिलनाडु के जो हरिजन वर्ग है उसको इस प्रकार के धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करना भी एक ऐसा कदम है जिसके तहत उन हरिजन वर्ग को, उस एससी वर्ग को लालच देकर, लोभ देकर, दबाव डालकर, विदेशी सहायता देकर, विदेशी धन देकर, धर्म परिवर्तन पर पैसा देकर उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इससे क्या होता है, सांप्रदायिक तनाव पैदा होता है, सांप्रदायिकता की समस्या है वो पैदा होती है। जबकि दूसरे जो राजनीतिक दल है वो किसी अन्य अल्पसंख्यक जाति, समूह, वर्ग को अपना मत दे देते हैं और उनके हितों का प्रोत्साहन है वो करना शुरू कर देते हैं। तो जो दूसरे राजनीतिक दल है वो दूसरे समूह को, जाति को, धर्म को अपना एक तरीके से समर्थन देते हैं और समर्थन के कारण ऐसी स्थिति में दो वर्गों के बीच है वो सांप्रदायिक तनाव है वो पैदा होता है। अब आज हम पढ़ेंगे कि सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम क्या क्या है। तो सांप्रदायिकता के कारण बच्चों न केवल राष्ट्रीय एकता और अखंडता को खतरा पैदा होता है। बेनीवाल जी आप देख रहे हो ना, हाँ,
आराम से इसको पढ़ो, बल्कि विकास की प्रक्रिया भी अवरुद्ध होती है। तो सांप्रदायिकता के कारण देश की एकता, अखंडता, बंधुत्व, भाईचारे की भावनाएं कमजोर नहीं होती, बल्कि इससे देश में विकास की प्रक्रिया वो अवरुद्ध हो जाती है, विकास रुक जाता है, क्योंकि कई दिनों तक बंद रहता है। धारा 144 के तहत शहरों के शहर है वो बंद रहते हैं, तो इससे विकास की प्रक्रिया है वो रुक जाती है। इससे हमारा सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, व्यापारिक क्षेत्रीय विकास है वो उससे प्रभावित होता है। सांप्रदायिकता के कारण बच्चों देश के टुकड़े हुए, जो आज भी देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बना हुआ है। आपको पता है कि पाकिस्तान का निर्माण है वो धर्म के आधार पर हुआ, धर्म के आधार पर ही पाकिस्तान बना था। तो सांप्रदायिकता के कारण बच्चों देश के दो टुकड़े हुए, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा की गई थी, और जिसकी खूनी परिणति 1947 में हुई, और ये दंगे करीब 1949-50 तक चलते रहे, जब वहाँ से अल्पसंख्यक वर्ग हिंदू और सिखों को मारकर काटकर वहाँ से ट्रेनों में भर भर कर भारत भेजा गया था। सांप्रदायिक समस्या के कारण इसके अतिरिक्त हमें कई दुष्परिणाम है वो देखने को मिलते हैं। पहला है आपसी द्वेष। तो सांप्रदायिक के कारण क्या होता है बेटा, समाज में फूट पैदा होती है, आपसी द्वेष होता है, अविश्वास पैदा होता है। इससे समाज में आपसी समरसता, आपसी भाईचारे, आपसी मेलजोल का वातावरण नहीं रहता। तो सांप्रदायिकता के कारण समाज में फूट पैदा होती है, आपसी द्वेष और अविश्वास पैदा होता है, समाज में आपसी समरसता का वातावरण पैदा नहीं होता, जिसके कारण छोटी सी छोटी घटना, छोटी सी भी बात है वो धीरे धीरे भयंकर सांप्रदायिकता का रूप ले लेती है। सांप्रदायिकता के रूप में वो उस घटना की परिणति सामने आती है। इसके कारण छोटी से छोटी घटना भी भयंकर सांप्रदायिकता का रूप ले लेती है, भयंकर सांप्रदायिक दंगे होते हैं। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में, दिल्ली में, कलकत्ता में, मेरठ, मुजफ्फरनगर, इसके अतिरिक्त कानपुर, अन्य शहरों में, आगरा, मथुरा, इन शहरों में, अयोध्या, इन शहरों में कई बार दंगे हैं वो हो चुके हैं। इसी प्रकार गुजरात में भी दंगे हो चुके हैं, और देश के में स्वतंत्रता के बाद करीब हजारों की संख्या में सांप्रदायिक घटनाएं, सांप्रदायिक तनाव, सांप्रदायिकता का रूप है वो सामने आया है। समाज में से क्या होता है, शांति व्यवस्था खत्म होती है, भाईचारे, हिंदू मुस्लिम एकता वो उसकी भावना खत्म होती है, और विविधता में एकता का जो हमारा भाव है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता में एकता का भाव, विविधता में एकता कैसे हो, उसको नुकसान पहुंचता है। दूसरा है आर्थिक हानि, इकोनॉमिकल लॉस। तो सांप्रदायिक दंगे भड़कते हैं, भड़कने पर भयंकर विनाश होता है, गाड़ियां जला दी जाती है, राष्ट्रीय संपत्ति को नष्ट कर दिया जाता है। दंगों के कारण, कर्फ्यू वगैरह के कारण कई दिनों तक बाजार बंद रहती है, जिसके कारण आर्थिक नुकसान के साथ साथ दैनिक मजदूरी पर गुजारा करने वाले लोगों के सामने भूखमरी की भी नौबत आ जाती है। आर्थिक हानि, तो सांप्रदायिक दंगे भड़कने से क्या होता है, भयंकर विनाश होता है, गाड़ियां जला दी जाती है, बसों में आग लगा दी जाती है, सार्वजनिक स्थानों, राष्ट्रीय संपत्ति, रेल, बसों, यातायात के साधनों, परिवहन के साधनों को जला दिया जाता है। दंगों के कारण कई दिनों तक महीने महीने कर्फ्यू लगा रहता है, जिसके कारण व्यापारिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियां हैं वो रुक जाती है, जिसके कारण आर्थिक नुकसान होता है। दैनिक मजदूरी पर जो गुजारा करने वाले जो लोग हैं उनके सामने भूखमरी, खाने की समस्या पैदा होती है। जैसा कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर जो प्रसिद्ध आतंकवादी था, जो प्रसिद्ध, आपको पता है जम्मू कश्मीर में कई आतंकवादी समूह है वो सक्रिय हैं, जैसे कि लश्कर-ए-तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, अल कायदा, हरकत उल जिहाद, इस प्रकार के जो आतंकवादी समूह है वो सक्रिय हैं। उनमें से एक आतंकवादी, प्रसिद्ध आतंकवादी था बुरहान वानी। तो बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर के बाजार है वो करीब 3 से 4 महीने तक बंद रहे थे।
आतंकी बुरहान बानी की मौत के बाद कश्मीर के बाजार है वो कई दिनों तक बंद रहे थे। जम्मू कश्मीर की आर्थिक हालात का एक विशेष कारण सांप्रदायिक समस्या भी है। तो जम्मू कश्मीर की जो आर्थिक हालात है उसका कारण भी एक सांप्रदायिक समस्या है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की करीब कश्मीर की विशेषकर कश्मीर वैली जिसे हम कश्मीर घाटी कहते हैं, उसकी करीब 95% आबादी है वो मुस्लिम है और वो किसी भी तरीके से हिंदुओं को अपने साथ रखना नहीं चाहते। और इसी के कारण 1990 के दशक में 1990 91 में कश्मीर में जब कश्मीर जला तो हजारों कश्मीरी पंडितों को, करीब 5 लाख कश्मीरी पंडितों को उनके घर से निकाल दिया गया, उनकी संपत्ति को जब्त कर दिया गया, उन्हें जीवित जला दिया गया था। इससे क्या होता है, आर्थिक विकास शांति व्यवस्था में ही हो सकता है। आपको पता है कोई भी आर्थिक विकास है वो शांति में ही संपन्न हो सकता है, अशांति अव्यवस्था की स्थिति में नहीं हो सकता। प्राण हानि, सांप्रदायिक दंगों के कारण सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, हजारों घर है वो उजड़ जाते हैं। आपको पता है कि सांप्रदायिक ऐसी चीज़ है इसमें जान माल का भयानक नुकसान होता है। तो जम्मू कश्मीर का जो दंगे हुए थे, जम्मू कश्मीर में जब कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकाल दिया गया था तो उनकी संपत्ति को, उनके व्यक्तियों को, उनके लोगों को जीवित जला दिया गया था। इसी प्रकार जो दिल्ली में 1984 में जो सांप्रदायिक दंगे भड़के थे तो सिखों के विरुद्ध सांप्रदायिक दंगे भड़के थे, जिसमें सिखों को जीवित ही टायर शरीर में डाल डाल के जला दिया गया था। रांची, श्रीनगर जहाँ पर हिंदू है वो बहुत ही अल्पसंख्यक नए के बराबर है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, हैदराबाद आंध्र और तेलंगाना, मेरठ, मलियाना, मुंबई, भागलपुर के दंगे इसके उदाहरण हैं, जहाँ पर मरने वालों की संख्या में हजारों लोग अपंग और अपाहिज हो गए थे। तो प्राणों की हानि है वो सांप्रदायिकता का दुष्परिणाम है। सांप्रदायिक समस्या के कारण राजनीतिक समस्या भी पैदा होती है। इसके कारण क्या होती है, सरकार की स्थिरता प्रभावित होती है, सरकारें अस्थिर हो जाती है, विकास का कार्य रुक जाता है, व्यापार वाणिज्य उद्योग जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो जीडीपी है वो गिर जाती है, सदा अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इसके कारण विकास कार्यों पर, विकास के ऊपर पर्याप्त ध्यान है वो बिल्कुल नहीं दिया जाता, जिसके कारण देश के विकास की गति पर कैपिटा इनकम, देश की अर्थव्यवस्था, देश की जीडीपी, देश की आर्थिक विकास जिसके तहत लोगों की आय, प्रति व्यक्ति आय दर और व्यापार वाणिज्य उद्योग कारखाने सभी के सभी प्रभावित होते हैं, बंद हो जाते हैं। इससे आर्थिक विकास पर गहरी चोट लगती है जो कई साल तक बनी रहती है। फलस्वरूप देश की विकास की गति है वो अवरुद्ध हो जाती है। राष्ट्रीय एकता में बाधा, तो सांप्रदायिकता की समस्या बच्चों वो राष्ट्रीय एकता और भाईचारे के लिए भी बहुत खतरनाक है। समाज में क्या होता है, समाज में फूट पैदा कर सामाजिक समरसता को खत्म करती है। समाज में फूट पैदा करके सामाजिक समरसता, सामाजिक भाईचारे, सामाजिक प्रेम, सामाजिक मेल जोल की भावना है वो खत्म हो जाती है। देश में नागरिकों की जितनी एकता की भावना होती है उतना ही देश है वो शक्तिशाली होगा। लेकिन फूट डाल लो, राज करो की नीति के तहत अनेक अल्पसंख्यक जातियों को अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में जो ये फूट है वो राष्ट्र और समाज को कमज़ोर करती है, राष्ट्र और समाज के सामने बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आती है। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा, भारत एक बहुसंप्रदायी देश, आपको पता है बच्चों, भारत एक बहुसंप्रदायी देश है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, जैन, बौद्ध सभी धर्मों के लोग रहते हैं। इनमें अनेक संप्रदाय, हिंदुओं में भी अनेक संप्रदाय हैं। तो देश में शांति और व्यवस्था के साथ साथ विकास के लिए सबको मिलजुल कर रहना जरूरी है। इसमें शांति रहे, व्यवस्था रहे, विकास रहे, लोगों में प्रेम हो, भाईचारा हो, परस्पर समझता का भाव हो, सामाजिक समानता का भाव हो। लेकिन यदि उग्र सांप्रदायिक भावनाएं भड़कती है तो देश में एकता वो कभी नहीं पनप पाती, देश की एकता की भावना वो समाप्त हो जाती है। औद्योगिक और व्यावसायिक विकास में बाधा, और देश का औद्योगिक और व्यापारी विकास देश की शांति और व्यवस्था में पनप सकता है। लेकिन जब देश में शांति और व्यवस्था ही नहीं रहेगी, देश में दंगे होंगे, कई कई दिनों तक कर्फ्यू रहेगा, शहरों के शहर बंद रहेंगे, तो इससे क्या होगा, देश की शांति और सुव्यवस्था
गड़बड़ हो जाएगी, औद्योगिक और व्यापारिक ढांचा है वो गड़बड़ा जाएगा। तो अशांति और अहिंसा के वातावरण में आपको पता है कोई पूंजीपति अपना धन नहीं लगाता है, कोई पागल थोड़ी है जो अपना पैसा लगाएगा। तो जहाँ पर शांति होगी, व्यवस्था होगी, कानून व्यवस्था सही होगी, जहाँ पर जल पानी सुविधा, सड़क यातायात, कच्चा माल की सुविधा होगी, उद्योगपति व्यापारी पूंजीपति वही अपना उद्योग और व्यापार लगाता है। लेकिन जहाँ पर अव्यवस्था होगी, अशांति होगी, जहाँ पर सांप्रदायिक दंगों की लंबा इतिहास रहा है, वहाँ पर कोई भी पूंजीपति उद्योगपति निवेश करता है, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं आता वहाँ पर। इस प्रकार सांप्रदायिक अशांति देश के औद्योगिक विकास को रोक देती है। विकास शांति और व्यवस्था में हो सकता है। पंजाब में पैदा इसी प्रकार की अशांति से, पर आपको पता है पंजाब भी लंबे समय से आतंकवाद की से पीड़ित रहा था। पंजाब में खालिस्तान के नाम से आतंकवादियों को पाकिस्तान ने भड़काया था, सिखों और हिंदुओं में फूट डालने की कोशिश की गई थी। इससे पंजाब में अशांति और अव्यवस्था का दौर शुरू हुआ था। तो पंजाब में आर्थिक विकास के पथ पर पंजाब कई वर्षों तक पीछे चला गया या पीछे रह गया। पंजाब में पाकिस्तान के द्वारा आजकल नवयुवकों में नशा है, वो नशाखोरी, मादक पदार्थों की तस्करी वो भी की जाती है, जिसके कारण पंजाब है, पंजाब की करीब 20 से 30% आबादी है वो नशे के जाल में फंस चुकी है। तो पाकिस्तान की चाल है, पाकिस्तान वहाँ पर खालिस्तान समर्थकों को बढ़ावा देता है। पंजाब में शांति और व्यवस्था उसे अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो पंजाब को किसी न किसी तरीके से गड़बड़ करने की कोशिश करता है। पंजाब में सिखों को हिंदुओं के विरुद्ध भड़काया जाता है। तो पंजाब में इसी प्रकार की अशांति ने पंजाब को आर्थिक विकास, और पंजाब पूरे देश को अनाज खिलाता है, उसके आर्थिक विकास के पथ को कई वर्षों के तक पीछे धकेलने का प्रयास है वो किया गया था। विदेशी सरकारों की यही मंशा रही थी कि पंजाब है वो कई सालों तक पीछे रह जाए, पंजाब का आर्थिक विकास रुक जाए, पंजाब विकास के पथ पर अग्रसर नहीं हो। तो आज मैंने आपको सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम बताए। इससे आपसी विद्वेष, दो संप्रदायों के बीच में समाज में फूट पड़ जाती है, आपसी द्वेष और अविश्वास पैदा होता है। इससे भयंकर आर्थिक हानि होती है, गाड़ियाँ, यातायात के साधन, ट्रेन, बसें आदि जला दी जाती है। कई दिनों के कर्फ्यू के कारण आर्थिक व्यापारिक गतिविधियाँ बंद हो जाती है। तीसरा है प्राण हानि। तो सांप्रदायिकता के कारण सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, कई लाखों लोग अपंग और अपाहिज हो जाते हैं। मेरठ, मलियाना, श्रीनगर, वाराणसी, अलीगढ़, हैदराबाद, बम्बई के जो दंगे थे वो उसका उदाहरण था। राजनीतिक अस्थिरता होती है, सरकारें स्थिर नहीं रहती, सरकार स्थायी रूप से विकास नहीं कर पाती। राष्ट्रीय एकता को बाधा, तो सांप्रदायिकता देश की एकता और भाईचारे को नष्ट करती है, सामाजिक समरसता खत्म हो जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा, आपको पता है भारत एक बहुधर्मी देश है, यहाँ पर अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, इससे भी उनको नुकसान पहुँचता है। औद्योगिक और व्यापारिक विकास में बाधा, तो देश में औद्योगिक आर्थिक विकास शांति और व्यवस्था में पनप सकता है। अशांति और हिंसा के वातावरण में कोई भी पूंजीपति अपना धन नहीं लगाता। पंजाब में जो आर्थिक अस्थिरता, खालिस्तान के नाम पर आतंकवादियों को भड़काना, स्वर्ण मंदिर का दुरुपयोग करना, आपको पता है ये इतिहास रहा है। तो पंजाब में खालिस्तान समर्थकों को भड़काया जाता है। पंजाब में नशा है वो एक प्रकार से एक कुप्रथा के रूप में प्रचलित हो गया है। तो पंजाब में इसी प्रकार की अशांति ने पंजाब के आर्थिक विकास के पथ को कई वर्षों तक पीछे कर दिया है। तो आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है, इसको लिखना है, याद करना है। धन्यवाद।